हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेज। जैसा कि जानते हैं आप, हम इस समय ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें। तो अभी तक हमने कुछ रूल्स देखे हैं, तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और पार्ट 5 में कुछ और रूल देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज दिया था जो कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। तो सबसे पहले उसको हम सॉल्व करते हैं और आप अपने किए हुए सेंटेंसेस को मैच करते जाइएगा। देखिए, कल बड़ी गर्मी थी। ये कल मैंने इसको दूसरे कलर से कर दिया ब्लू, क्योंकि ये कल शायद उसमें कुछ गलत कस लिख गया था। तो ये कल है और कल बड़ी गर्मी थी। ये दिन, तारीख, मौसम बताने वाला सेंटेंस है, तो इसमें इट का यूज होगा। तो इट वॉज क्या थी, बड़ी गर्मी, वेरी हॉट, कल। यस्टरडे, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। अब वर्षा ऋतु है, ये भी इट से सेंटेंस हम बनाएंगे क्योंकि वही मौसम वाली बात है। तो इट इज क्या है, वर्षा ऋतु, मानसून। अब नाउ, इट इज मानसून नाउ। आज रात में बहुत ठंड होगी, सेम वैसे ही करेंगे। इट होगी मतलब विल बी, क्या होगी, बहुत ठंड। इट विल बी वेरी कोल्ड, आज रात, बहुत, टू नाइट। ठीक है, आज रात में की कोई अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, आज रात, टू नाइट, सेंस केवल आज रात है। क्या उस समय 6:15 बजे थे, सिंपल है, बजे यानी समय बताने वाला सेंटेंस है, इट वाला है। लेकिन इससे पहले इसमें क्या आया हुआ है, तो क्या जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्या से यानी क्वेश्चन है, तो जब सबसे पहले क्या होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो जैसे इट इज सेंटेंस सिंपल होता, इसको हम इज इट करके बनाएंगे। या थे है तो पास्ट है, तो वॉज इट होगा, तो वॉज इट। ठीक है, आप अगर क्या नहीं लगा होता तो इट वॉज लिखते आप, इसलिए क्या है तो वॉज इट। क्या था, 6:15, क्वार्टर पास्ट 6, 6:15, क्वार्टर पास्ट मीन सवा, और कितने का, 6:15 का। तो क्वार्टर पास्ट 6, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय पर, ये सेंस निकल रहा है, तो इससे पहले एक प्रीपोजिशन एट का यूज कर दिया हमने। अभी 3:45 बज रहे हैं, तो देखिए रहे हैं से कोई मतलब नहीं है, इसका सेंस है 3:45 बजे हैं, ये बजे होना चाहिए, बजे हैं, तो वही होगा इट इज। ठीक है, क्या है, 3:45, क्वार्टर टू 4, अभी, नाउ, इट इज क्वार्टर टू 4 नाउ। देखिए, बजे में जरूरी नहीं कि आप पीएम, एएम, ओ क्लॉक ऐसा लिखें। अगर क्वार्टर टू 4 कर रहे हैं तो मतलब आप टाइम की बात करें, अंडरस्टूड होता है। यहां अंधेरा है, ठीक है, यहां अंधेरा है, तो इट इज डार्कनेस, अंधेरा है कहां, यहां, इट इज डार्कनेस हियर। आगे सेंटेंस देखते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इसमें भी कोई सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो इट से स्टार्ट करेंगे। उसमें जब एक्सरसाइज मैंने दिया तो हमारा को शायद उसमें हमारे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, हमारा है। तो हम, इट इज आवर ड्यूटी, क्या है, हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी, क्या कर्तव्य है, सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट, किसकी, अपने गुरुओं की। तो अपने गुरु, आवर टीचर्स, इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब श्याम से मिलने से कोई फायदा नहीं है, ये मैंने बताया था, जब कोई फायदा नहीं है ऐसा हो तो इट इज नो यूज ऐसा लिखते हैं। इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं, ऑफ भी इसमें आता है। इट इज नो यूज ऑफ, किससे, मिलने से, किससे, श्याम से। तो इट इज नो यूज ऑफ मीटिंग श्याम, अब, नाउ। क्या तैराकी सीखना आसान नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या पहले आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये है प्रेजेंट है तो इज इट हो जाएगा, तो इज इट। ठीक है, अब ये निगेटिव सेंटेंस भी है, तो इट चूंकि सब्जेक्ट होता है इसका, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते। इज इट नॉट, क्या आसान, इज इट नॉट इजी, सीखना, टू लर्न, क्या, तैराकी, स्विमिंग। इज इट नॉट इजी टू लर्न स्विमिंग। आज बुधवार नहीं है, सिंपल है, इट इज नॉट, नहीं है, क्या, बुधवार, आज, टुडे। इट इज नॉट वेडनेसडे टुडे। कल बहुत ठंड थी, बहुत सिंपल है, इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, कब, कल, यस्टरडे। अगले शनिवार को बहुत ठंड होगी,
जब एक्सरसाइज में शायद ठंड लिखना मैं भूल गया था, इसलिए इसको ब्लू करके हाईलाइट किया है, तो ध्यान रखेंगे। तो सिंपल है, इट विल बी होगी ना, इट विल बी क्या होगी, बहुत ठंड, वेरी कोल्ड। कब की बात कर रहे हैं, अगले शनिवार को, नेक्स्ट सैटरडे। और आगे सेंटेंस देखते हैं। 1991 का साल था जब मैं 5 वर्ष का था। तो आपका यहाँ 2 सेंटेंस है। 1991 का साल था, वही दिन तारीख महीना बताने वाला, तो इट वॉज 1991, इतना ये हो गया, 1991 का साल था। लेकिन आपको साल भी लिखना है, तो 1991 जो लिखा हुआ 1991, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द ईयर ऑफ 1991, जिसे द मंथ ऑफ लिखते हैं आप, द मंथ ऑफ जून, द मंथ ऑफ जनवरी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और केवल 1991 भी, इसका मतलब भी यही है कि 1991 था, मतलब क्या था, साल था। तो इट वॉज 1991 या द ईयर ऑफ 1991, आपको जो पसंद हो वही लिखिए। अब आगे है एक सेंटेंस और, जब मैं 5 वर्ष का था। तो जब यानी व्हेन, अब मैं 5 वर्ष का था, ये आपका इज एम आर वॉज वर वाला हो गया। तो आई वॉज, मैं था, क्या था, 5 वर्ष का, 5 ईयर ओल्ड, ओल्ड लिखते हैं, यानी 5 वर्ष का मैं बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, 5 वर्ष का पुराना हो गया था। तो जब भी एज बताते हैं तो ओल्ड लगाते हैं। तो आई वॉज 5 ईयर्स ओल्ड। जून का महीना था, ये देखिए, जैसे 1991 वाला था ऊपर वाला, तो इट वॉज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। या जून था तो इट वॉज जून, ऐसा भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी महीना ही होगा। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। देखिए, बाकी आकी जो समय में आता है तो इसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज जितना बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो 10 to, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, 10 to मतलब 10 मिनट बाकी है, कितने में, 7 में, तो 7 o'clock, तो 7 बजने में, इस तरह से लिखते हैं। बाकी जब भी कहा जाता है तो जितने मिनट बाकी होते हैं, जितने मिनट शेष होते हैं, उसको पहले लिखते हैं 10 to 7 o'clock। ये अंडरस्टूड है कि ये बजने की बात हो रही है और इतने मिनट बाकी है, 10 to, यानी 7 में 10 और अभी चाहिए। परसों धूप वाला दिन होगा, इट विल भी होगा, ठीक है, होगा, इट विल भी क्या होगा, धूप वाला दिन, सन्नी डे, अपने आप आ गया है क्योंकि सिंगुलर है ये, परसों की बात हो रही है। सिंपल एक वर्ड बता, परसों, तो परसों की अंग्रेजी होती है द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। तो इट विल बी अ सनी डे द डे आफ्टर टुमारो। कल सोमवार होगा, होगा, इट विल बी, ठीक है, इट विल बी क्या होगा, सोमवार, कल, अदर वर्ड टुमारो। इट विल बी मंडे टुमारो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यू रूल की ओर। नहीं, अभी एक्सरसाइज में और सेंटेंसेस हैं। तुम हो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको, मैं हूं, तो इट इज मी या इट इज आई लिखा था, इसमें भी इसी तरह हो जाएगा, इट इज यू। यह सत्य है कि अज्ञानता वरदान, इसमें 2 सेंटेंस है। यह सत्य है कि अज्ञानता वरदान है, कि यहाँ कंजंक्शन है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन देखा होगा। तो 2 सेंटेंस है जो की कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखे, यह सत्य है, इट इज ट्रू, ये देखिए, इट इज ट्रू, ये सत्य है। की अंग्रेजी होती है दैट, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है अज्ञानता वरदान है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर वाला। अज्ञानता इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है, अज्ञानता है क्या है, वरदान है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये 100% सत्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। सिंपल वही सेंटेंस ऊपर के जैसा। अब आपको लिखना है इट इज 100% ट्रू, जैसे इट इज ट्रू था ऊपर, तो इसमें 100% अलग से आ गए, तो इसको भी आप लिख दीजिए, इट इज 100% ट्रू की दैट। अब ये सेंटेंस है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्टी है, इज क्या है, सबसे अच्छी नीति, द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव में मैंने पढ़ाया था आपको, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। इस मंगलवार को छुट्टी है, इट वाला सेंटेंस है ना, इट इज हॉलीडे, छुट्टी है इस मंगलवार को, ऑन दिस ट्यूसडे। प्रीपोजिशन मैंने बताया था कि जिस दिन, जिस तारीख को कोई काम होता है, उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हो गया ऑन दिस ट्यूसडे, इस मंगलवार को, ठीक है।
तो अब हम अगला रूल देखते हैं, अगला यानी कि ट्रांसलेशन का नेक्स्ट नियम देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किस तरह से हम ट्रांसलेशन में करते हैं। तो सबसे पहले समझिए इंट्रोडक्टरी देयर है क्या। कह रहा व्हेन देयर हैज नो मीनिंग, कह रहा जब देयर की कोई मीनिंग ना हो इन इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में, अंग्रेजी के वाक्य में जब देयर की कोई मीनिंग ना हो, वी कॉल इट इंट्रोडक्टरी देयर, तब हम इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ठीक है, यानी जब देयर की कोई मीनिंग ना हो सेंटेंस में तब उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। और कह रहा ये जो देयर का प्रयोग है सब्जेक्ट के रूप में वहां पर होता है जब किसी वस्तु या स्थान में कोई अन्य वस्तु का होना या न होना पाया जाए। कहने का मतलब है कि किसी एक जगह कोई दूसरी वस्तु है या किसी एक वस्तु में कोई दूसरी वस्तु है, तब है या नहीं है, तब ऐसे ट्रांसलेशन करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। और कह रहा देयर के साथ जो वर्ब होती है, देयर के साथ वर्ब का प्रयोग उस अन्य वस्तु के अनुसार, उस अन्य वस्तु मतलब ये अन्य वस्तु, ये वाली, ठीक है, जो वस्तु कहीं होती है उसके अनुसार, के अनुसार तथा टेंस के अनुसार होता है। यानी इसके बाद जो वर्ब आएगी देयर के बाद वो अन्य वस्तु, यानी जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वस्तु किसी दूसरी जगह पर है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता, जो कि ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश में व्हेन देयर हैज नो मीनिंग। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में देयर का, वैसे देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेज में देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से दिखाते हैं किस किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं देयर के यूज वाले। तो देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेज यहाँ लिखे हैं, जैसे बोतल में दूध है, तो दूध कहाँ है, बोतल में, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु में है ना, तो यहाँ पे हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं और यह है कहाँ, बोतल में। तो यहाँ पे स्थान का नाम यानी पहले आएगा। सिंपली आप समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु की बात करेंगे तो वो वस्तु जहां पे है उस स्थान का नाम पहले आ जाएगा, तब हम इस इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करेंगे। जैसे कुएं में 5 मेढक होंगे, तो यहाँ स्थान का नाम पहले लिखा हुआ है, 5 मेढक जहां होंगे। टोकरी में फूल नहीं है, फूलों की बात हो रही है, वो कहाँ है, टोकरी में, दूसरी वस्तु में है। टैंक में बहुत पानी था, कप में चाय क्यों नहीं है। तो देखिए सभी में कोई स्थान या कोई वस्तु आ रही है जिसमें कोई दूसरी वस्तु है। ठीक है, तो जो दूसरी वस्तु यानी अन्य वस्तु है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, या जो सेंटेंस है उसके टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले आएगा देयर, बिना सोचे समझे आप यहाँ देयर लगा देना। इसके बाद इज, आर, वॉज, वर और विल बी, ये वर्ब होंगे, या तो इज होगा, या तो आर होगा, या वाज होगा, या वर होगा, और विल बी। ठीक है, ये तो देखो इज आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में, ये आपको पता है, वर्ब में पढ़ा होगा। इसके बाद थिंग या पर्सन आएगा, जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वस्तु कहीं है, उसका उत्तर कैसे मिलेगा, क्या या कौन के बारे में, कौन क्वेश्चन करिए तो मिल जाएगा। अब इसके बाद वो प्लेस आएगा, जहां पे वो वस्तु है उस जगह का, उस जगह की अंग्रेजी आएगी। इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स है, कोई अन्य शब्द है उस सेंटेंस में, तो वो आएंगे। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे, देयर, फिर इसके बाद वर्ब, इसके बाद वो वस्तु, इसके बाद वो वस्तु कहाँ है, और अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, बोतल में दूध है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देयर, इसके बाद दूध की बात हो रही है और प्रेजेंट में है तो सिंपल है, इज आएगा ना, देयर इज, क्या है, दूध है तो मिल्क हो जाएगा, और कहाँ है, बोतल में, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए देयर इज मिल्क, दूध है, कहाँ है, बोतल में, इन द बॉटल, बहुत सिंपल सेंटेंस है। टैंक में बहुत पानी था, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर वॉज, बहुत पानी, ये मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। देयर वॉज, बहुत पानी था, मच वाटर। अब देखिए इसमें वेरी क्यों नहीं लिखा गया है, वेरी कभी भी नाउन के पहले नहीं आता है, ध्यान रखिए। तो बहुत पानी था, ये एक लिक्विड है जो कि मटेरियल है,
और मटेरियल जब कोई बहुत होता है तो मच का यूज करते हैं। तो देयर वॉज मच वाटर कहाँ था? टैंक में, इन दी टैंक। कल कुएं में 5 मेढक होंगे। कल कुएं में 5 मेढक हों, किसी स्थान में कोई दूसरी वस्तु है ना, ये देखिए। तो ऐसे में देयर लगाएंगे, देयर होंगे, विल बी, देयर विल बी क्या होंगे? 5 मेढक होंगे, 5 फ्रॉग्स। कहाँ होंगे? कुएं में, इन द वेल। और इसमें एक अदर वर्ड है कल, इसकी अंग्रेजी लिख दिया हमने टुमारो। देयर विल बी 5 फ्रॉग्स इन द वेल टुमारो। टोकरी में फूल हैं, बहुत सिंपल है, आप भी कर लेंगे। देयर आर फ्लावर्स, देयर आर फ्लावर्स, फूल हैं, कहाँ है? टोकरी में, इन द बास्केट, देयर आर फ्लावर्स इन द बास्केट। फिर देखिए, जंगल में एक बूढ़ा शेर था, ऊपर वही स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। तो देयर था वॉज, ठीक है, देयर वॉज क्या था? एक बूढ़ा शेर, एन ओल्ड लॉयन, कहाँ था? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज एन ओल्ड लॉयन इन द फॉरेस्ट। एन और ए का प्रयोग मैंने बता दिया था आर्टिकल में। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो आर्टिकल चैप्टर जो आर्टिकल वाला वीडियो है उसको फिर से देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस बिल में सांप है, बिल में है ना सांप, तो सबसे पहले देयर इज क्या है? सांप है, अ स्नेक। देयर इज अ स्नेक कहाँ है? बिल में, उस बिल में। इन दैट बरो, बरो मीन्स बिल होता है, जो चूहे वूहे के बिल होते हैं, इनको बरो कहा जाता है। होल भी लिख सकते हैं, लेकिन बरो लिखते हैं इस तरह के जीव जंतु हमारे जो बिल होते हैं। तालाब में एक मगरमच्छ है, इसमें कूदना खतरनाक है। 2 सेंटेंस हैं, आप घबरा गए होंगे, बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तालाब में एक मगरमच्छ है, पहले इसका ट्रांसलेशन करिए, ये तो देयर वाला हो गया। देयर इज क्या है? एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, कहाँ है? तालाब में, इन द पॉन्ड, ठीक है। तो देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें कूदना खतरनाक है, इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप इट से इसको बनाइए। इट इज डेंजरस, खतरनाक है क्या? इसमें कूदना, टू जंप इनटू इट। अब यहाँ इनटू कैसे आ गया? जब कोई गति करते हुए कोई चीज दूसरी वस्तु में जाती है तो उस वर्ब के बाद हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जब कूदेंगे तो इसमें गति, मूवमेंट होगा, ठीक है, तो इसलिए इनटू लगाया। और इसमें मतलब तालाब में, तो इट इसमें, ठीक है। एक बुढ़िया थी, बहुत सिंपल सेंटेंस है। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन। अब देखिए, यहाँ पे सोचे आप, एक स्थान में तो कोई वस्तु नहीं है, यहाँ पे स्थान तो है नहीं, तो ऐसे भी सेंटेंस देयर का यूज करके बनाए जाते हैं जब सिंपल किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो और उसके बारे में कुछ न लिखा हो कि वो क्या थी क्या नहीं थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम देयर द्वारा, एन ओल्ड वुमन वॉज नहीं लिख सकते आप, क्योंकि वॉज से कोई सेंटेंस एंड नहीं हो सकता है, किसी लिंकिंग वर्ब से कोई सेंटेंस समाप्त नहीं होता, इसलिए एन ओल्ड वुमन वॉज नहीं लिख सकते हम। तो यहां भी देयर से बनाएंगे, देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। उस बंगले में कई नौकर होंगे, देयर विल बी होंगे, क्या होंगे? कई नौकर, मैनी सर्वेंट्स। देयर विल बी मैनी सर्वेंट्स उस बंगले में, इन दैट बंगलो, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस हो, ऐसा सेंटेंस निगेटिव हो, तब क्या होगा? कह रहा है रूल, यदि ऐसे वाक्य नकारात्मक भी हो तो इज, आर, वॉज, वर, विल के बाद नॉट या नो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नॉट या नो, आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि नॉट लगाएं कि नो लगाएं, तो ऐसा नहीं है, इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल से बताता हूं। टोकरी में फूल नहीं है, मतलब टोकरी में कोई फूल नहीं है, तो जब कोई न हो ऐसा सेंस लगे तब नो लगाया जाता है, ठीक है। तो देयर आर नो फ्लावर्स, ठीक है, आर के बाद नो आ गया है। देयर आर नो फ्लावर्स, कहाँ पे? टोकरी में, इन द बास्केट। मेरी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, तो बिल्कुल का मतलब वही हो गया, नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, बिल्कुल पैसे नहीं है, कहाँ? मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। अच्छा, ये सेंटेंस आप देखिए, हैज हैव का प्रयोग करना आपने सीखा है, तो आप इसको हैज हैव से भी बना सकते हैं।
क्या कि मैं अपनी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं रखता हूँ, तो आई हैव नो मनी ऐसा भी लिख सकते हैं। कमरे में 5 लोग नहीं हैं। अब यहाँ बिल्कुल वाला सेंस नहीं है, एक गिनती है, नंबर है, तो यहाँ नॉट लगाएंगे। देयर आर नॉट, क्या नहीं है, 5 लोग, 5 पीपल कमरे में, इन द रूम। ट्रेन में कोई जगह नहीं थी। देखिए कोई जगह नहीं थी मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी, तो वही होगा देयर वॉज नो रूम। ठीक है, देयर वॉज नो रूम। अब नो रूम, रूम मीन्स कमरा होता है आपकी जानकारी में, तो जब कोई जगह नहीं हो, बिल्कुल जगह नहीं होती, उसको भी नो रूम ही कहा जाता है। ट्रेन में, इन द ट्रेन, देयर वॉज नो रूम इन द ट्रेन। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं ये वाले, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। आपको पता ही है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, जो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। यदि ऐसे सेंटेंस प्रश्नवाचक हों यानी इंट्रोगेटिव हों तो कह रहा है इज, आर, वॉज, वर, विल को सबसे पहले रखते हैं। बहुत सिंपल होता है और ये आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, ध्यान रखिए। तथा सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये भी बहुत ही कंपलसरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा और वो ग्रामेटिकली गलत भी माना जाता है। किंतु यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में हो, ध्यान रखिए, ये मैं हर रूल में बताता हूं कि क्वेश्चन वर्ड अगर हिंदी वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है। अब बाकी रूल वही रहेगा, फिर वही इजारा, वॉज, वर, विल ये आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से, क्या मेज पर कुछ है, तो अच्छा इसको आप सोच लीजिए कि क्या नहीं है, मान लीजिए, तब आप क्या करेंगे, मेज पर कुछ है, देख लीजिए। अब यहाँ सब स्थान का नाम पहले आ रहा है और कुछ के बाद तो देयर से स्टार्ट करते, देयर इज लिखते है ना, तो अब ये क्या पहले लिखा हुआ है तो आप इसमें इज देयर कर दीजिए। ये देखिए इज देयर कुछ मतलब समथिंग, इज देयर समथिंग कहां पर, मेज पर, ऑन द टेबल। क्या चाय में चीनी थी, अभी इसको ऐसे कर लीजिए, चाय में चीनी थी इस तरह करते तो आप देयर वॉज करते ना, देयर वॉज, तो वॉज देयर कर दीजिए। वॉज देयर क्या थी, चीनी, सुगर चाय में, इन द टी, ठीक है, वॉज देयर सुगर इन द टी। क्या कमरे में पंखा होगा, क्या इसमें भी है, तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कमरे में पंखा होगा तो देयर विल भी होगा, तो विल को पहले निकालेंगे तो विल देयर भी हो जाएगा। देखिए विल देयर बी, क्योंकि यहां सिर्फ विल को बाहर निकालना, विल बी को नहीं निकालना, एक ही शब्द आएगा पहले, तो विल देयर बी क्या होगा, पंखा, तो अ फैन कमरे में, इन द रूम। कप में चाय क्यों है, अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए व्हाई, व्हाई मान लीजिए आपने लिख दिया। अब क्या बचा, कप में चाय है, तो अब क्या करेंगे आप, देयर इज ऐसा लिखेंगे ना, तो इज देयर कर दीजिए, तो व्हाई तो पहले से आपने लिख रखा है तो व्हाई इज देयर ऐसा हो गया। ये देखिए व्हाई इज देयर, व्हाई इज देयर क्या, चाय कहां पे, कप में, इन द कप, व्हाई इज देयर टी इन द कप। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। हाउ मच शुगर इज देयर इन योर बैग, ये पहले इंग्लिश लिख दिया मैंने, समझ लीजिए, तुम्हारे बैग में कितनी चीनी है। अब ये ध्यान रखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है, देखिए कितनी और चीनी, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात बता रहा हूं, कभी भी हिंदी में अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन है, जैसे कितनी तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके तुरंत बाद यहां नाउन है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद इंग्लिश में भी उस वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है सेंटेंस में, समझ गए। जैसे कितनी चीनी, तो इसकी एक साथ इंग्लिश लिखी जाएगी, तो कितनी चीनी तो कैसी चीज है, काउंटेबल नहीं है ना, नाउन अनकाउंटेबल है, तो कितनी की अंग्रेजी हाउ मच होगी, तो हाउ मच शुगर
कितनी चीनी, इसकी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे हाउ मच शुगर। अब क्या होता है, यही शब्द पूरा क्वेश्चन वर्ड बन गया, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान रखिए। कितनी चीनी क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो यानी बीच वाला हो गया, इसकी पहले अंग्रेजी लिख दिया। अब बचा तुम्हारे बैग में है, तो देयर इज लिखते आप, तो अब क्या लिखेंगे, इज देयर लिखेंगे, क्वेश्चन है क्योंकि। हाउ मच शुगर इज देयर, चीनी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बचा क्या, तुम्हारे बैग में, इन योर बैग। बहुत सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस समझिए, इसको खुद से आप सोचिए कैसे करना है। आज कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो देखिए यहाँ कितनी और लड़कियां एक साथ लिखा हुआ, बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसको समझ लें, इंपॉर्टेंट है। कितनी लड़कियां, तो कितनी क्वेश्चन वर्ड हुआ और लड़कियां नाउन हुआ, तो इन दोनों वर्ड की अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी। और जब दोनों वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी एक साथ में, तो क्या होगा, यही क्वेश्चन वर्ड है पूरा, इसको आप मानिए, ठीक है, बीच में आया हुआ है। तो यहाँ कितनी चीनी की अंग्रेजी लिखा था हाउ मच शुगर। अब कितनी लड़कियां की अंग्रेजी आप हाउ मच गर्ल्स नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि चीनी अनकाउंटेबल थी, तो हाउ मच लिखा था हमने। लड़कियां काउंटेबल हैं, लड़कियों को काउंट किया जा सकता है, तो इसमें कितनी की अंग्रेजी होगा, हाउ मैनी, ठीक है। तो हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स। अब आपको लिंकिंग वर्ब पहले लिखनी है। अब बचा क्या, आज कक्षा में थी, तो देयर वॉज, देयर वर लिखते ना, थी प्लूरल, ये बहुत सा है, थी, तो वर, देयर वर लिखते तो वर देयर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर। अब कक्षा में, इन द क्लास, अदर वर्ड है टुडे, तो हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द क्लास टुडे, इस तरह से इसका होगा। उस बॉक्स में क्या है, देखिए यहाँ क्या बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी व्हाट, ठीक है, व्हाट। अब बचा क्या, उस बॉक्स में है, तो देयर इज लिखते तो इज देयर हो गया। व्हाट इज देयर, उस बॉक्स में, इन दैट बॉक्स, व्हाट इज देयर इन दैट बॉक्स। तो इस तरह से हम ये देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करते हैं। मैं पूरी होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप उसको करिएगा। और ये सिर्फ देयर का प्रयोग नहीं है, ये जो पीछे आपने पढ़ा है कुछ रूल्स, उनके यूज के भी इसमें सेंटेंसेस हैं, ये मिक्स वाले सेंटेंस हैं सारे, अलग अलग इज एम आर वॉज वर हैज है, जो भी आपने पढ़ लिया, देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, इट जो डमी इट पढ़ा, इसके सभी के यूज से सेंटेंसेस बने हैं। एक गांव में एक बुढ़िया थी, उसके चार पुत्र। आपको खुद समझना है कि ये सेंटेंस किस तरह के यूज वाले हैं, कौन सा ग्रामर का रूल लगेगा, इज एम आर लगेगा, वॉज वर लगेगा, विल बी शैल बी लगेगा, हैज हैव हैड लगेगा, इट लगेगा या देयर लगेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है और इनका ट्रांसलेशन करना है। और देखिए इसमें कुछ वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, तो उनकी अंग्रेजी नहीं भी आती होगी, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे बीच में कुल्हाड़ी शब्द एक आया है, तो कुल्हाड़ी की अंग्रेजी होती है एक्स, तेज की अंग्रेजी होती है शार्प, नाराज एंग्री, बुद्धिमान वॉइज, लोहार की अंग्रेजी होती है ब्लैक स्मिथ, पड़ोसी नेबर, अनाज ग्रेन्स, विशाल लार्ज, विशाल होने बड़ा, मूर्ति की अंग्रेजी होती है स्टैचू, सुनहला गोल्डन, कीमती कॉस्टली। तो आपको ट्रांसलेशन करना है, इन वर्ड्स की सहायता ले लेना अगर आपको नहीं आ रहा, और कुछ वर्ड्स फिर भी नहीं आ रहे हो आपको, तो उनको आप कुछ भी लिख लेना, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आप उससे मैच कर लेना कि उस वर्ड की इंग्लिश क्या होती है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी।